हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय पे। साथियों, अभी हम सभी करने जा रहे हैं प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक बाय नीतो सिंह का वर्ब एडवांस टॉपिक। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके बुक में दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम सभी इस सेशन में बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ मैं एडिशनल पॉइंट भी बताऊंगा जिसे आप अपने बुक में नोट करेंगे। और मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप इरर वाले सवाल को आप सॉल्व करते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, कैसे हम किसी भी सेंटेंस में इरर को फाइंड करते हैं। तो ये सारी चीज इस सेशन में हम सभी सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, वॉकिंग अलोंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम डाउन। अब देखिए, जैसे ही सेंटेंस के शुरुआत में हमें दिखा वॉकिंग, तो अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप बताइए वॉकिंग यहां पे क्या है, तो आपका आंसर होगा वॉकिंग तो यहां पे क्या है, पार्टिसिपल है। और पार्टिसिपल में कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं कि अगर कभी भी सेंटेंस की शुरुआत में हमें पार्टिसिपल दिखे, अब पार्टिसिपल कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, परफेक्ट हो, कोई भी अगर सेंटेंस की शुरुआत में पार्टिसिपल दिखता है तब हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। कौन सी बात? कि अगर सेंटेंस की शुरुआत में पार्टिसिपल हमें दिख गया, जैसे यहां पे सेंटेंस की शुरुआत में यहां पे पार्टिसिपल था वॉकिंग, तो जो अगला जो सब्जेक्ट आएगा, जैसे सब्जेक्ट अगला क्या है साथियों? कार। ये कार और ये जो स्टार्टिंग में जो पार्टिसिपल था दोनों रिलेट होने चाहिए। मतलब जो स्टार्टिंग में जो पार्टिसिपल का यूज हम करते हैं वो अगले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करते हैं, और अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है यानी पार्टिसिपल का यूज गलत है वहां पे। जैसे अगर यहां पे बात करें तो वॉकिंग अलोंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम डाउन, यहां पे जो अगला सब्जेक्ट है साथियों कार। अब आप खुद से सोच के बताएं, क्या कार कभी भी वॉक कर सकता है? क्या कभी भी कार वॉक नहीं कर सकता। मतलब ये यहां वॉकिंग जो है गलत है, ठीक है। यहां पे कुछ और होना चाहिए। वॉकिंग से सेंटेंस की शुरुआत हम नहीं कर सकते, यानी इधर इस वाले पोर्शन का सब्जेक्ट हमें कुछ और फाइंड करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या बोल रहा है कि कार नॉक्ड हिम डाउन, कार ने क्या किया? उसको टक्कर मार दिया। कब? जब वो सड़क से गुजर रहा था। तो व्हाइल मतलब उसके दौरान बात हो रही है, तो यहां पे क्या यूज करेंगे हम? तो यहां पे वॉकिंग को हटाएंगे, इसके जगह पे स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे? व्हाइल ही वाज। अब यहां से शुरू कर सकते हैं वॉकिंग अलोंग द रोड। सिर्फ वॉकिंग से हम सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते। क्लियर है ये? अब कुछ और एग्जांपल में बताता हूं आपको पार्टिसिपल के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे एग्जांपल नंबर यहां पे देखिए, एग्जांपल नंबर 1 है, हियरिंग द नॉइस वी रश्ड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट। आपने जैसे ही देखा हियरिंग क्या है साथियों? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब अगला सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। देखिए, यहां पे जो हियरिंग है यानी सुनने का काम हो रहा था, और अगला सब्जेक्ट कौन है साथियों? वी। तो आपको सीधा सीधा जब भी पार्टिसिपल दिखे, मैं एक ही चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी पार्टिसिपल सेंटेंस की शुरुआत में दिखे तो आपको बस ये देखना है कि जो अगला सब्जेक्ट है क्या वही इस काम को कर रहा है। क्या अगर वही इस काम को कर रहा है तो सेंटेंस सही है, और अगर नहीं कर रहा है तब स्टार्टिंग वाले पोर्शन में हम कुछ चेंज करेंगे। क्लियर है? अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या हो रहा है? वी रश्ड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, मतलब रेस्टोरेंट से बाहर भागने के बारे में बात हो रही है। और आप खुद से सोचें, क्या ये जो व्यक्ति बाहर भाग रहा है यही सुन रहा है क्या नॉइस को? तो बिल्कुल यही तो सुना। शोर इन्होंने पहले सुना, उसके बाद ये क्या किए? रेस्टोरेंट से भाग गए। यानी यहां पे पार्टिसिपल का जो यूज है ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए, कुछ और एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या है कि थिंकिंग ऑल इज वेल, मतलब यह सोच कर, थिंकिंग ऑल इज वेल, यह सोच कर कि सब ठीक है, ही वेंट टू बेड। फिर से वही सवाल आपको सोचना है माइंड में कि क्या जो अगला जो ही है यही सोचने का काम कर रहा है क्या? तो यहां बिल्कुल कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होता तो हम सेंटेंस स्टार्टिंग में क्या करते? कुछ बदलाव करते, हम पार्टिसिपल से स्टार्ट नहीं करते। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे अगला देखते हैं, ड्रिवन बाय पॉवर्टी। देखिए, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल का सवाल है। ड्रिवन बाय पॉवर्टी ही कमिटेड सुसाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि गरीबी से तंग आकर उसने क्या किया? आत्महत्या कर लिया। तो सेम चीज जो मैंने आपको बताया ना, बस वही माइंड में रखना है। अगला देखिए, एक और देख लीजिए एग्जांपल। ये एग्जांपल मैं इसलिए लाया हूं ना ताकि ये जो इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कभी क्या होता है। जैसे एक और एग्जांपल मैं यहां बता रहा हूं, जैसे कोई भी होता है, जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो वहां वॉकिंग तो सही हो जाता है, लेकिन कई बार जैसे भी क्वेश्चन नंबर 1 में दिखाया था वॉकिंग, वहां गलत हो गया था। तो इसमें ऐसे सवाल में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए दूर करने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपके बीच में लाया हूं। अगला देखिए, अगला जो है हैविंग रेस्टेड, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का सवाल है। हैविंग रेस्टेड दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन। अब ध्यान से देखिएगा कि दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन, मतलब उन्होंने अपनी जर्नी को फिर से शुरू किया। तो उससे पहले बात हो रहा है रेस्ट करने के बारे में। तो क्या इसी व्यक्ति ने रेस्ट किया था क्या? तो बिल्कुल इसी ने रेस्ट किया था। यानी जो स्टार्टिंग में हैविंग रेस्टेड है, हैविंग यहां पे बिल्कुल सही है। क्लियर है?
तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 1 से जितने भी मतलब जो भी कॉन्सेप्ट बन सकता था वो मैंने बताया, और आपको पार्टिसिपल से रिलेटेड जो भी सवाल बनेगा आप उसमें कभी भी गलतियां नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, अब सवाल है ना जल्दी जल्दी बनेगा, क्योंकि जो मैंने कॉन्सेप्ट जो अभी कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कराया हूं उस आई होप अगर आपका क्लियर हो गया होगा तो ये सारे सवाल क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये सब बहुत इजीली आप कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि हैविंग डन माई होमवर्क माई मदर अलॉड मी। अब ऑब्वियस सी बात है कि होमवर्क कौन कर रहा है, यहां पे देखिए नेक्स्ट बात हो रहा है माई मदर अलॉड मी, मेरी माँ ने मुझे अलाउ किया बाहर जाने के लिए और खेलने के लिए, टू गो आउट एंड प्ले। तो मेरी माँ होमवर्क कैसे कर सकती है, होमवर्क तो मुझे करना है। तो यहां पे हैविंग का जो यूज है ना ये गलत है। ये समझ में आ रहा है आपको कि अगर ये जो इधर का जो काम था, अगर ये व्यक्ति ये सब्जेक्ट कर रहा होता तब तो पार्टिसिपल सही था, लेकिन अगर सेम व्यक्ति न करे, यहां होमवर्क करने के बारे में बात हो रही है, तो होमवर्क तो मुझे करना है, जब मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगा तब मेरी माँ अलाउ करेगी जाने के लिए। क्लियर है? तो यहां हैविंग से शुरुआत नहीं करेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, तो यहां ये बात हो रही है पास्ट के बारे में, तो हम यहां लिख सकते हैं आफ्टर, यहां लिख सकते हैं हम आफ्टर आई हैड डन माई होमवर्क। क्लियर है? कि जब मैं मतलब होमवर्क कंप्लीट कर लिया तब क्या किया, तब मेरी माँ ने मुझे अलाउ किया गो आउट एंड प्ले, मतलब बाहर जाने के लिए और खेलने के लिए। तो ये पार्टिसिपल का सवाल क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि बीइंग अ रेनी डे आई हैड टू कैंसल ऑल माई अपॉइंटमेंट्स। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि देखिए रेनी डे बारिश का दिन था, तो मैं खुद बारिश का दिन थोड़े था, मैं तो नहीं था बारिश का दिन, यानी बीइंग सम सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते। इसके आगे हम क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग से आगे हमें इट का यूज करना पड़ेगा। इट बीइंग अ रेनी डे, ठीक है, बारिश का दिन था इसलिए क्या मुझे सारे अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल करना पड़ा। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पार्टिसिपल से रिलेटेड 3 सवाल थे बैक टू बैक, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है साथियों, अ फ्यू सेल्फिश लीडर्स आर बेंट टू हार्म। सबसे पहले तो यहां ध्यान दीजिए, बेंट टू हार्म नहीं होता है, बेंट ऑन, बेंट के साथ ऑन, और बेंट ऑन का मतलब क्या होता है, बेंट ऑन का मतलब होता है साथियों अड़ जाना, है ना। बेंट ऑन का मतलब क्या होता है, अड़ जाना, एकदम जिद पकड़ लेना। नहीं पता तो लिख सकते हैं अड़ना, हिंदी में एक वर्ड है अड़ना, मतलब जिद पकड़ लेना। जैसे होता है ना आप कोई चीज के लिए एकदम अड़ जाते हैं कि नहीं ये चीज हमें चाहिए ही चाहिए, तो बेंट ऑन का अर्थ होता है। पढ़ते हैं कि अ फ्यू सेल्फिश लीडर्स आर बेंट ऑन, मतलब वो जिद पकड़े हुए हैं किस चीज के लिए, हार्म द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर प्रीपोजिशन टू आए तो उसके साथ तो V1 का यूज करते हैं, लेकिन बाकी प्रीपोजिशन के साथ क्या यूज करते हैं, V4 का यूज करते हैं, V1 प्लस ING। तो यहां पे हार्मिंग होना चाहिए था, हार्म नहीं, हार्मिंग। A few selfish leaders are bent on harming the very foundation of democracy, यानी कुछ स्वार्थी नेता जिद पकड़े हुए हैं। किस बात का जिद, तो लोकतंत्र का जो मतलब फाउंडेशन है, आधार है, उसको बर्बाद करने के लिए, हार्म पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा सवाल है कि एज आई हैव वर्कड हार्ड आई एम कॉन्फिडेंट टू पास विथ फ्लाइंग कलर्स। अब देखिए फिर से वही प्रीपोजिशन का सवाल है ये, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, तो कॉन्फिडेंट के साथ टू नहीं, कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ, और फिर से प्रीपोजिशन आया तो इसके साथ क्या होगा, पास नहीं, पासिंग। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग विथ फ्लाइंग कलर्स। क्या क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ? आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि वी वेंट टू दैट प्लेस विथ अ व्यू टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। अब देखिए कई बार है ना सेंटेंस में, मैं जब भी एरर का सवाल बताता हूं तो आपको मैं बताता हूं कि कई बार कुछ क्लू आपको मिलेंगे जब आप सवाल को सॉल्व करेंगे, तो कुछ ऐसे वर्ड या कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड आपको दिखेंगे। जब वो ग्रुप ऑफ वर्ड आपको दिखे तो वहां पे थोड़ा सा रुकना है और उसका स्ट्रक्चर चेक करना है, क्योंकि कई बार वही स्ट्रक्चर में क्या होती है, गलतियां होती है। जैसे हम अगर इस सवाल को पढ़े कि वी वेंट टू दैट प्लेस विथ अ व्यू टू, तो जैसे ही हमें ये दिखा विथ अ व्यू टू, ये जैसे ही दिखा तो हमें रुकना है और हमें याद करना है कि विथ अ व्यू टू का कोई रूल भी होता है। तो कौन सा रूल होता है विथ अ व्यू टू का, तो कुछ रूल होता है, ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर कभी भी यहां पे आप देखिए लिखा ना विथ अ व्यू टू, अगर कभी भी ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड दिखाई दे,
कभी भी आपको वर्ब के साथ यूज टू दिखाई दे, कभी भी आपको अकस्टम्ड टू दिखाई दे, अवर्स टू दिखाई दे, एडिक्टेड टू दिखाई दे, डिवोटेड टू दिखाई दे, तो ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड, अब देखिए सब तो मैं करा नहीं सकता, ये आपका थ्योरी क्लास तो चल नहीं रही है, तो ये रिवीजन स्लाइड है। आप अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसको याद करेंगे स्क्रीनशॉट लेके। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर ये जितने भी यहां पे लिखे गए, एक इंपॉर्टेंट देखिए नीचे में था लुक फॉरवर्ड टू, इस पे सवाल आगे आने वाला है, तो ये सब कभी भी आपको दिखाई दे तो इसके साथ क्या यूज करते हैं, कभी भी टू के साथ V1 का यूज नहीं करते, यहां पे इसके साथ V4 यानी V1 प्लस ING का यूज करते हैं। कभी भी ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड आपको दिखाई दे तो V1 के साथ ING का यूज करेंगे हम। क्लियर है? अब वापस आते हैं, मैंने भी क्या बोला कि कभी भी ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड दिखाई दे तो V4 का यूज करेंगे, तो वही तो दिख रहा है हमें, विथ अ व्यू टू, लेकिन उसके साथ जस्ट हेल्प लिख दिया, टू के साथ क्या लिख दिया, V1। यहां पे होना क्या चाहिए था, हेल्पिंग। क्लियर है? तो यहीं पे एरर मिल गया हमें। तो एरर पहचानने का ना कई बार होता है, आप पाओगे जब एरर वाले सवाल को सॉल्व करोगे तो कई सारे एरर है ना बहुत इजी सॉल्व हो जाते हैं, अगर बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको रूल पता हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है ना कि आप जो भी चैप्टर का भी कर रहे हैं उसका रूल आपको बढ़िया से याद होना चाहिए, और जब रूल याद होगा तो जब आप रूल को बार बार इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका वो कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर होता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। You should avoid to go to a school as you have severe eye infection. अब देखिए फिर से ये सवाल दिखा, you should avoid। अब वर्ब हमें क्या दिखा, चूंकि ये वर्ब का चल रहा है सेशन, तो वर्ब पे थोड़ा सा खास फोकस करेंगे ना, वर्ब पे थोड़ा सा नजर रखना है हमें। You should avoid। अब देखिए जब आप थ्योरी क्लास पढ़ रहे थे, ठीक है, वर्ब का, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो अवॉइड वर्ब है वो हमेशा अपने साथ क्या लेता है, जरंड फॉर्म लेता है, V4 लेता है, V1 प्लस ING का फॉर्म लेता है। ये कभी भी अपने साथ V1 2 प्लस V1 इसके साथ ये स्ट्रक्चर नहीं आता है, यहां क्या होना चाहिए था, गोइंग। यू शुड अवॉइड गोइंग टू अ स्कूल एज यू हैव सीवियर आई इन्फेक्शन। अब देखिए मैं वापस लेके चल रहा हूं क्वेश्चन पे, थ्योरी वाले पार्ट पे। देखिए ये सारे जितने भी नीचे यहां पे लिखे गए वर्ब, चाहे वो बिगिन हो, स्टार्ट हो, लव हो, लाइक हो, हेट हो, अब यहां पे बीच में आपको दिखा था अवॉइड। ठीक है, तो ये सारे जितने भी वर्ब हैं इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। मैंने वही तो बोला कि अगर ये सारे रूल आपको याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी जल्दी करते चले जाओगे। आपको याद क्या रखना है कि कभी भी ये सारे वर्ब आपको सेंटेंस में दिखाई दे, ठीक है, तो इसके बाद जो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है वो जरंड फॉर्म में आता है, यानी V1 प्लस ING के रूप में हम यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, वॉइड आया था, इसके साथ हम जरंड फॉर्म, इसके बाद जरंड फॉर्म का यूज होगा तो टू गो नहीं, गोइंग का यूज हम यहां पे करेंगे। क्लियर है साथियों? चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट। आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट, मतलब मेरे पास कोई अचीवमेंट नहीं है, जिसको मतलब बोस्ट का मतलब होता है ना, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बताना, डिंग हाँकने के सेंस में। ठीक है, चलिए अब यहां पे रूल एक ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं, कि अगर कभी भी कोई नाउन के बाद इन्फिनिटिव आए, जैसे देखिए यहां पे नाउन हमारा क्या था, अचीवमेंट, ये हमारा क्या था, ये हमारा नाउन था। तो रूल ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी भी नाउन के बाद इन्फिनिटिव आए, जैसे यहां पे इन्फिनिटिव है ना, 2 प्लस V1 है, तो अगर कभी भी नाउन के बाद इन्फिनिटिव आए तो जो इन्फिनिटिव में जो वर्ब होता है ना, तो उस वर्ब का सुटेबल प्रीपोजिशन का भी यूज हमें करना होता है। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा था आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट, तो यहां पे रुकेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि नाउन के बाद इन्फिनिटिव आया, तो इन्फिनिटिव में जो वर्ब था उस वर्ब से रिलेटेड वो जो वर्ब है वो अपने साथ जो सूटेबल प्रीपोजिशन लेता है उस प्रीपोजिशन का भी यूज हमें करना होगा। तो हमें यह पता लगाना होगा कि बोस्ट अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, तो आपको पता होना चाहिए बोस्ट अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, तो बोस्ट ऑफ। ठीक है, तो हमें लास्ट में ऑफ का इस्तेमाल करना होगा यहां पे, आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट ऑफ। क्या यह क्वेश्चन क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है साथियों, वन मस्ट एवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन लाइफ। आप देखिए फिर से हमें एक वर्ब दिखाई दिया, एवेल, बहुत ही प्यारा वर्ब है और कई बार इस वर्ब से रिलेटेड सवाल पूछे गए। अब देखिए एवेल वर्ब कभी भी दिखाई दे या कुछ और ऐसे वर्ब होते हैं, अगर कभी भी किसी सेंटेंस में दिखाई दे तो ये अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। अब बहुत लोगों को पता नहीं है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि रिफ्लेक्सिव कहते किसको हैं, तब तो फिर ये सारा क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। तो इसके लिए पहले थ्योरी वाली क्लास को देखनी होगी, फिर भी मैं रिवीजन स्लाइड में कुछ करा देता हूं। जैसे देखिए अगर कभी भी ये सारे वर्ब आपको दिखाई दे, इधर वाले सबसे पहले हम फोकस करते हैं ये ब्लू वाले पे, ये सारे वर्ब कभी भी आपको दिखाई दे तो इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा।
अब थोड़ा सा मैं रिफ्लेक्सिव का बता दे रहा हूं, जैसे अगर कभी वन है, ठीक है ना, सब्जेक्ट हमारा वन है, तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा साथियों, वन सेल्फ, ठीक है। ही है तो हिमसेल्फ, ठीक है। आई है तो माई सेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्लियर। तो अगर कभी भी आपको एवेल दिखाई दे, एक्विट दिखाई दे, एक्सर्ट, रिजाइन, अम्यूज, प्राइड, अप्लाई, ये सारे कभी भी ये वर्ब आपको दिखाई दे तो इसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, कभी भी जब आप कोई रूल को यूज करते हैं ना, तो आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि हम किसके साथ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अगर कभी भी ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ब आपको दिखाई दे, कभी भी आपको कीप दिखाई दे, कभी भी आपको ये हाइड दिखाई दे, बात दिखाई दे, मूव, रेस्ट, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, तो इसके साथ कभी भी भूल से भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम नहीं करेंगे। तो ये जो है ना आपका रिवीजन स्लाइड है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे और याद रखेंगे। ये जो स्लाइड मैंने आपके लिए बनाया था कि आप बार बार समय, जब भी बीच में समय मिले आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, सेव करके रखिए, और जब भी आपको समय मिले तो इसका रिवीजन करते रहिए, क्लियर है। वापस चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मैंने क्या बोला था कि कभी भी एवेल आपको दिखाई दे तो ये अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। तो यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या, सब्जेक्ट हमारा कौन था, वन, तो वन का रिफ्लेक्सिव क्या आएगा, वन मस्ट एवेल वन सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां पे ऐड करेंगे, वन सेल्फ। ये क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है कि हैव द लेटर सेंड बाय समवन हु इज ट्रस्टवर्दी। अब एक बेसिक रूल आपको पता है, हैव हो, गेट हो, ठीक है, ये सब अपने साथ क्या लेता है, हैव, ये सब रूल आपको पता होगा, हैव हो या फिर गेट हो, ठीक है, ये सब अपने साथ कौन सा वर्ब लेता है, तो आपको पता है ये अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है ना, हैव या गेट, ये अपने साथ कौन सा फॉर्म लेता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। तो यहां पे लिखा था हैव द लेटर, तो इसके साथ V1 क्या कर रहा है, यहां पे V1 का यूज तो नहीं होना चाहिए था, तो इस V1 के जगह पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो सेंड नहीं, सेंड के जगह पे क्या होना चाहिए था, सेंट। बहुत ही आसान एरर था, इजी एरर। हैव द लेटर सेंट बाय समवन हु इज ट्रस्टवर्दी, तो यहां सेंड के जगह पे क्या लिखेंगे हम, सेंट। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि वुड यू प्लीज ऑर्डर फॉर टी एंड बिस्किट्स फॉर ऑल ऑफ अस। देखिए फिर से हम वर्ब पे फोकस करेंगे, वुड यू प्लीज ऑर्डर, वर्ब हमारे यहां पे क्या है साथियों, ऑर्डर। अब आपको जैसा कि पता है कि ऑर्डर कभी भी, अगर नहीं पता तो ध्यान रखिएगा, ऑर्डर अपने साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लेता, ऑर्डर के साथ नो प्रीपोजिशन। तो फिर यहां पे फोर क्या कर रहा है, फोर को यहां से रिमूव हमें करना होगा। वुड यू प्लीज ऑर्डर टी एंड बिस्किट्स फॉर ऑल ऑफ अस। ये क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, एवरीवन कंसीडर्ड हिम एज अ ब्रेव मैन बट ही फ्लेड फ्रॉम द बैटलफील्ड। सब लोगों ने उसे कंसीडर किया था एक बहादुर व्यक्ति की तरह, लेकिन क्या किया, वो युद्ध के मैदान से, बैटलफील्ड से भाग गया। देखिए अब फिर से हमें यहां पे एक वर्ब दिखाई दिया, कंसीडर, ध्यान दीजिएगा, कंसीडर्ड, ठीक है। अगर कभी भी किसी सेंटेंस में कंसीडर वर्ब एज अ वर्ब यूज हो, ठीक है, तो ये कभी भी अपने साथ एज का यूज नहीं करता, ये अपने साथ एज, इसके साथ हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। अब और भी बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिसके साथ हम एज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो लेके चलते हैं आपको रिवीजन स्लाइड में। देखिए कई सारे ऐसे वर्ब हैं जिसके साथ जो एडवर्ब एज है इसका यूज नहीं किया जाता है। कौन कौन से हैं, तो अगर कभी सेंटेंस में नेम दिखाई दे, एलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज, ये सब कभी भी वर्ब आपको दिखाई दे तो इसके साथ एज का यूज हम नहीं करते हैं। लेकिन मैंने अभी बताया था ना, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहां करेंगे, तो उसी के साथ मैंने बताया था किसके साथ नहीं करेंगे। तो सेम जिसके साथ एज का यूज नहीं कर रहे हैं, इसके साथ आपको यह भी जानना है कौन कौन से वर्ब हैं जिसके साथ एज का यूज करेंगे। तो रिगार्ड, कभी भी रिगार्ड दिखाई दे तो इसके साथ आप एज का यूज कर सकते हैं। डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो, ये सब अगर वर्ब आपको दिखाई दे तो इसके साथ आप एज का यूज कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले वर्ब के साथ एज का यूज आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो ये फिर से आपका रिवीजन स्लाइड हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और समय समय पर रिवाइज करना है। वापस चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एवरीवन कंसीडर्ड हिम एज, एज को यहां से हटा दीजिए, क्वेश्चन आपका सही हो गया। ये 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, माई फादर डज नॉट माइंड। अब जैसे हमें दिखा, ये वर्ब दिखा माइंड, ठीक है, तो जिस व्यक्ति को यहाँ पे पता है कि माइंड हमेशा अपने साथ V4 लेता है, जरंड लेता है, वो इस क्वेश्चन को कर लेगा। जैसे यहाँ पे दिखा माई फादर डज नॉट माइंड, टू बी डिस्टर्ब्ड कैसे हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टर्बिंग, ठीक है, इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों, डिस्टर्बिंग। फिर से लेके चलते हैं आपको रिवीजन स्लाइड में। देखिए ये नीचे जितने भी वर्ब दिए गए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, माइंड दिखा है ना, तो ये सारे अपने साथ जरंड फॉर्म लेते हैं एज ऑब्जेक्ट, इसको आपको ध्यान रखना है।
अगर नहीं याद रहेगा तो ऐसे सवाल छूटेंगे आपसे। अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 14, परहैप्स यू डू नॉट नो आई एम हैविंग अ कार। कभी भी हैविंग का यूज, देखिए हैविंग का यूज अगर खाने के बारे में हो तब तो यूज कर देंगे, लेकिन हैविंग का यूज पोजीशन दर्शाने के लिए, मतलब अधिकार दर्शाने के लिए कभी भी हैविंग का यूज नहीं करते। यहां क्या यूज करेंगे, आई हैव अ कार। आई एम हैविंग नहीं, आई हैव अ कार। मतलब परहैप्स यू डू नॉट नो, शायद तुम नहीं जानते हो, आई हैव अ कार एंड अ जीप बिसाइड्स अ बिग हाउस इन अ गुड लोकेलिटी। मतलब एक अच्छे लोकेलिटी में एक बड़े घर के अलावा एक कार और एक जीप भी मेरे पास है, शायद तुम ये बात नहीं जानते हो। तो आई हैव अ कार, आई एम हैविंग नहीं। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 15, द लॉयर आस्क्ड मी इफ इट वर वर्थ टू टेक, नहीं वर्थ अपने साथ V4 लेता है, वर्थ टेकिंग, ठीक है ना, वर्थ अपने साथ V4 लेगा, वर्थ टेकिंग द मैटर टू द कोर्ट, टू कोर्ट। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, आई बेड हिम टू सबमिट ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बिफोर ही लेफ्ट द जॉब। अब ध्यान से फोकस करिए वर्ब पे। वर्ब क्या साथियों, बेड। बेड किसका V2 फॉर्म है, पहले तो ये पता होना चाहिए बेड V2 फॉर्म है किसका है, तो आपको पता होना चाहिए। जब मैं वर्ब आपको बेसिक बता रहा था वहां पे मैंने बताया था बिड, बिड का मतलब होता है बोली लगाना, तो बिड, बेड, बिडन। तो ये बिड जो है ना, बिड V1 है और इसका जो V2 फॉर्म है वो बेड है, ठीक है। अब कभी भी किसी सेंटेंस में आपको बिड दिखाई देता है, इसका क्या रूल है, कोई खास रूल है क्या याद करने का? तो हाँ, इसका एक खास रूल है कि अगर कभी भी किसी सेंटेंस में लेट दिखाई दे, लेट, बिड, नोटिस, वॉच, ऑब्जर्व, हियर, लिसन, फील, ये सारे वर्ब कभी भी दिखाई देते हैं ना, तो ये सारे वर्ब अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं। क्लियर है। मैं एक बार आपको रिवीजन स्लाइड की ओर लेके चलता हूं। देखिए अगर कभी भी आपको ये सारे वर्ब आपके सेंटेंस में कभी भी दिखाई दें, सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, हियर, लिसन, फील, मेक, लेट, हेल्प, बिड। अब बिड आ गया ना, बिड का V2 फॉर्म था, तो ये अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव, जिसको आप प्लेन इन्फिनिटिव भी बोलते हो, यानी इन्फिनिटिव क्या होता है साथियों, 2 + V1, ठीक है, इसको आप इन्फिनिटिव बोलते हो। लेकिन वैसा इन्फिनिटिव जिसमें 2 गायब हो जाए, सिर्फ V1 का यूज हो, उसको हम बेयर इन्फिनिटिव या फिर प्लेन इन्फिनिटिव बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखें, यहाँ लेट का यूज था तो इसके साथ टू गो नहीं, सिर्फ गो है। यहाँ पे मीड का यूज था तो इसके साथ टू फिनिश नहीं, सिर्फ फिनिश है। यहाँ पे बेड था तो इसके साथ टू लीव नहीं, सिर्फ लीव है। वापस चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन क्या है कि आई बेड हिम, फिर से आपको दिखा बेड, तो इसके साथ टू यहां पे क्या कर रहा है, सीधा टू को रिमूव करिए, है ना। जिस व्यक्ति को इतना रूल क्लियर है वो ये सब क्वेश्चन को देखते के साथ टिक करेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ, मैंने अभी क्या बताया था, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने साथ एज लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने साथ एज नहीं लेते हैं। जैसे कि कंसीडर का मैंने बताया था कि कंसीडर के साथ एज का यूज नहीं करते, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, कंसीडर के साथ एज का यूज नहीं करते। ठीक उसी तरीके से थिंक के साथ भी एज का यूज नहीं किया जाता है। अब यहां पे सेंटेंस में आपको थिंक दिखा तो फिर एज को हटा दीजिए। ही थिंक्स हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर। क्या क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ऑल द कैंडिडेट्स विल गिव अ टेस्ट ऑन फ्राइडे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 18, ये कोलोकेशन का है। कोलोकेशन का मतलब देखिए कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जो फिक्स होते हैं, मतलब जब उनका यूज किया जाता है ना, जब उनका यूज किया जाता है तो वो फिक्स वर्ब उनके साथ यूज किया जाता है। जैसे मैं कुछ आपको कोलोकेशन पहले दिखाता हूं। जैसे देखिए यहां पे कुछ आपको कोलोकेशंस लिखे गए, इसका सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट लेना है और इसको रिवीजन करना है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं तो इसके साथ सेव यूज करते हैं, मतलब अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी बचाने के बारे में बात होती है तो उसके साथ हमेशा सेव होता है। सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव एनर्जी, सेव मनी, ठीक है। उसी तरीके से डू का, डू नथिंग, डू द कुकिंग, ये सब क्या आपका वर्ब का कोलोकेशन है, ठीक है। इसी तरीके से नाउन का भी कोलोकेशन होता है, एडजेक्टिव का भी कोलोकेशन होता है। वो मैं किसी और वीडियो में एक साथ सारे कोलोकेशंस को करवा दूंगा, ठीक है। अब देखिए जो आपके मुद्दे की बात है, जो आपके अभी क्वेश्चन में जो कोलोकेशन पूछा हुआ है वो आपका यहां पे ध्यान से देखिएगा, टेक एन एग्जाम लिखा हुआ है ना, या फिर टेक टेस्ट। कभी भी टेस्ट देने के बारे में बात करें या एग्जाम देने के बारे में बात करें तो कभी भी गिव एग्जाम या गिव टेस्ट नहीं होता, टेक एग्जाम या टेक टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है और ये पूरा स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रखेंगे। तो यहां पे जो लिखा है साथियों, गिव अ टेस्ट, गिव नहीं
टेक अ टेस्ट, ऑल द कैंडिडेट्स विल टेक अ टेस्ट ऑन फ्राइडे। क्या ये क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मिसेस दोरई वुड रादर स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग देन अटेंडिंग अ पार्टी। अब देखिए यहां पे एक पेयर वर्ड हमें दिखाई दिया। क्या पेयर वर्ड दिखाई दिया? वुड रादर या रादर था और इसके बाद देन है, तो ये हमें एक पेयर वर्ड दिखाई दिया ना, रादर देन। कभी भी पेयर वर्ड आपको दिखाई दे तो सीधा हमें ना, एक चैप्टर है आपका पैरेललिज्म, जो आपके बुक में ऑलरेडी जो जिनके पास नया किताब होगा उसमें ये दिया है। उसमें भी क्या करते हैं हम जनरली स्ट्रक्चर को सेम करते हैं, पैरेलल करते हैं, ठीक है ना, बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। तो आपको कभी भी पेयर वर्ड दिखाई दे तो आपको बस ये चेक करना है कि दोनों के साथ जो स्ट्रक्चर है, जो टेंस है, वो सेम है या नहीं है। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे रादर के साथ V1 का यूज किया गया था स्पेंड, लेकिन देन के साथ अटेंडिंग का यूज कर दिया गया। तो यहां पे भी हम सिंपल क्या करेंगे, V1 का यूज करेंगे। रादर स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग देन अटेंड अ पार्टी। क्लियर है? सीधा बैलेंस करना है हमें। चलिए अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20। द ऑडियंस वॉच द क्लाउन्स परफॉर्म्ड देयर एक्ट। देखिए एक यहां पे वर्ब हमें दिखा दिया वॉच। कभी भी आपको किसी सेंटेंस में वॉच, एक्सेप्शनल वर्ड है, एक्सेप्शनल वर्ब है, क्योंकि अभी मैंने कुछ स्लाइड आपको रिवीजन स्लाइड में आपको करा रहा था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी ये वॉच आए तो उसके साथ हम V1 का यूज करते हैं, यानी बेयर इन्फिनिटिव का यूज हम करते हैं, ठीक है ना। लेट, बिड, नोटिस, वॉच, ये मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन एक अन्य स्लाइड में मैंने आपको ये भी बताया कि वॉच के साथ कभी भी वॉच आए, ये वर्ब कभी भी सेंटेंस में यूज हो तो इसके साथ हम V4 भी यूज कर सकते हैं, यानी V1 प्लस ING भी इसके साथ हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें तो वॉच के साथ ना ही यहां पे V1 था और ना ही यहां पे V4 था, परफॉर्म्ड। इसको यहां पे कट करेंगे। अगर आपका मन है तो यहां पे आप परफॉर्म यूज करें, मन है तो परफॉर्मिंग यूज करें, लेकिन यहां से परफॉर्म्ड को रिमूव कर दें। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देखिए एक और स्लाइड है वर्ब कोलोकेशन का। जैसे ये स्लाइड का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेव, डू, टेक और कैच, 4 वर्ब के कोलोकेशंस यहां लिखे हुए थे। अब कुछ और है, जैसे कम, गो, गेट और कीप, ये सारे वर्ब हैं। इसके कोलोकेशंस भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और बार बार है ना इसको बस रीड करें, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। चलिए अगला साथियों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट द चिल्ड्रेन टू स्विम एट द डीप एंड ऑफ द पूल। अब देखिए एक वर्ब फिर से हमें दिखाई दिया लेट। वापस से रूल याद करिए, लेट, बिड, नोटिस, वॉच, ऑब्जर्व, हियर, लिसन, फील, सी, मेक, हेल्प। ये जो एक लाइन में जो मैंने जितना भी वर्ब अभी बताया ना, ये सारे वर्ब आपको इसी तरीके से याद होना चाहिए। और ये सारे वर्ब अपने साथ क्या लेता है? अपने साथ ये प्लेन इन्फिनिटिव लेता है, यानी बेयर इन्फिनिटिव, बिना टू वाला इन्फिनिटिव लेता है। अब ध्यान से देखिए, ये लेट के जस्ट बाद लेट द चिल्ड्रेन, टू यहां पे क्या कर रहा है? टू को रिमूव करना होगा, ठीक है ना। ये क्या लेगा अपने साथ? प्लेन इन्फिनिटिव लेगा। लेट द चिल्ड्रेन स्विम एट द डीप एंड ऑफ द पूल। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं साथियों। ही डिनाइड, फिर से अगर कभी भी सेंटेंस में डिनाई दिखाई दे, डिनाई वर्ब, तो ये अपने साथ क्या लेता है? ये अपने साथ V1 प्लस ING लेता है। यानी अगर इस सेंटेंस की बात करें तो ही डिनाइड, टू हेल्प नहीं, क्या होना चाहिए था यहां पे? हेल्पिंग। ही डिनाइड हेल्पिंग मी। क्या ये क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर हो गया? आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, फिर से पार्टिसिपल वाला सवाल, जिसको मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको कराया। यहां पे बात हो रहा है वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर द रोड बिगन टू राइज। वॉकिंग अलोंग द, फिर से वही आपको देखना है, कभी भी पार्टिसिपल का यूज हो तो आपको बस ये देखना है कि जो स्टार्टिंग में जो आपका जेरंड फॉर्म है वॉकिंग अलोंग द, ठीक है ना, वॉकिंग पे फोकस करिए। और अगला जो आपका सब्जेक्ट है द रोड, क्या रोड वॉक कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा है। यानी अगर कभी भी ये कंट्राडिक्ट कर जाए, मतलब ये सेम जो अगला सब्जेक्ट है ये जेरंड से रिलेट ना कर पाए, तो इसका मतलब हम पार्टिसिपल से सेंटेंस की शुरुआत नहीं करेंगे। इसके स्टार्ट में कुछ और हमें एज अ सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। तब क्या यूज करेंगे कि व्हाइल, अब स्टार्टिंग में क्या करेंगे, ये उस टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना, तो यहां यूज करेंगे व्हाइल आई वाज वॉकिंग अलोंग द रोड, या व्हाइल आई वाज वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, जब मैं रिवर के किनारे जब टहल रहा था। क्लियर? चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अब आप में से जो भी लोग, अगर आपने वर्ब का लेक्चर देखा होगा, वर्ब बेसिक का, और या फिर वर्ब बेसिक का थ्योरी पोर्शन आपने किया होगा, तो आपको यह रूल पता होगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में इट इज टाइम यूज होता है
तो उसका जो वर्ब होता है वो पास्ट फॉर्म में होता है, यानी V2 फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आपको इट इज टाइम दिखा, तो आपको सीधा वर्ब पे जंप करना है। वर्ब यहाँ पे डिसाइड, तो आपको पता होना चाहिए डिसाइड का V2 फॉर्म क्या होता है, डिसाइडेड। यहाँ पे सीधा डिसाइडेड करेंगे। ये क्वेश्चन अब सही हो गया। क्लियर है ये क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एज आई वॉज फीलिंग स्लीपी आई आस्क्ड फॉर अ स्टीम्ड कप। ध्यान से फोकस करिए, अ स्टीम्ड कप ऑफ टी। मैंने क्या डिमांड किया, मैंने क्या उनसे मांगा कि हमें एक अस्टीम्ड कप। अब इसका अर्थ पहले समझते हैं, इरर को बाद में फाइंड करेंगे, पहले अर्थ समझते हैं। अस्टीम्ड कप का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा कप, ठीक है, एक कप मैं बनाता हूं, एक ऐसा कप, एक ऐसा कप है, ठीक है ना, चाय का, जो अस्टीम्ड हो गया। मतलब अस्टीम्ड का मतलब इससे गर्म किया गया और इससे भाप जो है ना, देखिए गर्म होता है तो इससे क्या निकलता है, स्टीम निकलता है ना, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भाप। तो चाय जो है, मतलब अस्टीम्ड का मतलब, अगर अस्टीम्ड यहां पे यूज हमें करना होगा तो अस्टीम्ड का मतलब क्या होगा कि हमें एक ऐसा चाय लाके दो जो गर्म हो गया था और गर्म के बाद ठंडा हो गया, क्योंकि अस्टीम्ड लिखा है ना, मतलब भाप इससे सब उड़ गया। यानी हम इनडायरेक्टली इससे क्या मांग रहे हैं, ठंडा चाय मांग रहे हैं। क्या कभी भी आप ठंडी चाय मांगते हैं क्या? नहीं, आप क्या मांगते हैं, गर्म चाय दो। इसका मतलब गर्म चाय का मतलब ये जो इससे जो स्टीम है यानी भाप है वो निकलते रहना चाहिए। अगर निकलते रहना चाहिए तो यहां पे स्टीम्ड नहीं स्टीमिंग यूज करेंगे। आई आस्क्ड फॉर अ स्टीमिंग कप ऑफ टी, मतलब एक ऐसा चाय का कप लाके दो जिससे भाप अभी निकल रहा हो, क्योंकि जब भी आप चाय पीते तो कैसा चाय पीते, गर्म चाय पीते हैं। तो स्टीम्ड नहीं स्टीमिंग। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? तो यहां पे इसको क्रॉस करते हैं, यहां क्या लिखेंगे, स्टीमिंग। आई आस्क्ड फॉर अ स्टीमिंग कप ऑफ टी। क्या क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। आई रिमेंबर, फिर से ये वर्ब हमें दिखा दिया रिमेंबर। रिमेंबर अपने साथ क्या लेता है, इन्फिनेटिव लेता है, जरंड लेता है, क्या लेता है? तो जिस भी व्यक्ति को याद है, मैंने अभी रिवीजन स्लाइड में भी दिखाया था आपको, रिमेंबर हमेशा अपने साथ क्या लेता है, V4 लेता है, जरंड फॉर्म। तो आई रिमेंबर, मीट नहीं, मीट की जगह पे क्या यूज करेंगे, मीटिंग। आई रिमेंबर मीटिंग हिम 5 years ago। मुझे वो मुलाकात याद है 5 साल पहले का। चलिए अगला क्वेश्चन है साथ में, क्वेश्चन नंबर 27। आई हैव ऑलवेज एंड विल ऑलवेज बी फेथफुल टू यू। अब देखिए कभी भी ऐसा होना कि जैसे यहां पे इस क्वेश्चन में लिखा है आई हैव ऑलवेज एंड विल ऑलवेज, तो सीधा स्ट्रक्चर आपको है ना हमेशा मैच कराना है। अच्छा, विल के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा है? विल अपने साथ क्या लेता है, विल। अगर विल के साथ हैव है तो V3 लेगा, अगर विल अकेले है तो अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो चेक करते हैं, विल का फर्स्ट फॉर्म यहां पे अवेलेबल है, विल ऑलवेज बी। अब हैव का रूल आपने क्या पढ़ा, हैव अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा। अब बताइए, सीधा स्ट्रक्चर है, यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म कहां पे है, नहीं है ना। विल का तो विल के साथ हमें पता है विल अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो विल का फर्स्ट फॉर्म यहां पे अवेलेबल था। लेकिन हैव हमें पता है हैव अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, V3 लेता है। V3 तो यहां पे है ही नहीं। तब अगर कहीं भी V3 नहीं होता है तो फ्री का, जिसको कहते हैं फोकट का, जैसे यहां पे है ना बी, फोकट का वर्ब है ना, ऐड कर देते हैं विल के साथ, मॉडल्स के साथ। ठीक उसी तरीके से हैव के साथ क्या यूज करना चाहिए था यहां पे। यहां तो पहले सबसे पहले तो ये समझ में आया कि यहां पे इरर है, ठीक है, हम यहाँ पे टिक आउट करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इरर है तो इसे जब हमें इंप्रूव करना है, चलिए बताइए, इरर है तो इसका अगर इसे सही करना होगा तब कैसे सही करेंगे? तब इसका सही होगा इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के, और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो फ्री का है, फोकट का है, वो हमारा है बीन। तब यहां पे क्या लिखेंगे, आई हैव ऑलवेज बीन, ठीक है ना, यहां पे यूज ऐड करेंगे बीन। क्लियर है ये? आई हैव ऑलवेज बीन एंड विल ऑलवेज बी फेथफुल टू यू। क्या ये क्वेश्चन नंबर 27 क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। आई एम एफ्रेड आई डिड अ मिस्टेक। मिस्टेक कभी भी किया नहीं जाता है, डिड नहीं होता है, मिस्टेक हो जाता है, मेड। आई मेड अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। क्या क्वेश्चन नंबर 28 क्लियर हुआ? अब फिर से आपके मन में डाउट आएगा, क्या डाउट आएगा कि ये चीज कैसे पता चलेगा कि मिस्टेक के साथ डू नहीं होता है, डू का कोई फॉर्म नहीं होता है, मेक का फॉर्म होता है, ये चीज कैसे पता चलेगा? तो अभी मैंने 2 स्लाइड आपको कोलोकेशन का बताया था, फिर से एक और स्लाइड में आपके सामने ला रहा हूं, इसका आपके फिर से स्क्रीनशॉट लेंगे। ये सारा कोलोकेशन है आपका मेक का। मेक का जितना भी कोलोकेशन, इंपॉर्टेंट कोलोकेशन है, वो आपके सामने है। इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे और समय समय पर रिविजन करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे फोकस करिए आप, मैं सारा तो नहीं करा रहा, बस इसमें फोकस करना। मेक अ मिस्टेक यानी मिस्टेक मतलब करते नहीं है, ये हो जाता है, मेक अ मिस्टेक।
मिस्टेक कभी भी आए आपके सामने तो इसके साथ डू का कोई भी फॉर्म यूज नहीं होगा, मिक का फॉर्म यूज होगा। क्या ये क्लियर है? तो देखिए ये सॉल्यूशन है ना, अगर मैं चाहूं तो बहुत ही कम समय में पूरा आपके बुक का जो क्वेश्चन है उसको निपटा दूं फास्ट में, लेकिन अगर मैं फास्ट करने लगूं ना तो ये सारा चीज आपसे मिस हो जाएगा। ये सारी चीजें तो आपके बुक में है नहीं, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा? तो इसके लिए मैं हूं, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है ना कि इसका स्क्रीनशॉट लेना और समय समय पर रिविजन करना है। क्लियर है? अगर आपको कोलोकेशन की एक अलग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा। अगर बहुत ज्यादा कमेंट आए इस पे तो मैं एक कोलोकेशन, जितने भी कोलोकेशन होते हैं इंपॉर्टेंट, उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द लाइट्स वेंट आउट व्हाइल वी टुक द एग्जामिनेशन। लाइट क्या हुआ? चला गया। कब गया? तो देखिए व्हाइल का मतलब क्या होता है? के दौरान, मतलब किसी वो टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहा है कि किसके दौरान लाइट चला गया। क्वेश्चन नंबर 29 में ध्यान दीजिएगा। तो जब भी व्हाइल का यूज करते हैं ना, फिर से रिपीट करते हैं, जब भी व्हाइल यूज करते हैं तो किसी कंटिन्यूअस फॉर्म को दर्शा रहा है कि मतलब कोई चीज हो रहा था उसके दौरान ये हुआ। तो हो क्या रहा था? तो एग्जामिनेशन हो रहा था, ठीक है ना। तो एग्जामिनेशन जब हम दे रहे थे ना उसके दौरान लाइट चला गया, तो यहाँ पे व्हाइल वी टुक नहीं होगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म आएगा, पास्ट का कंटिन्यूअस फॉर्म। तो क्या होगा? व्हाइल वी वर टेकिंग द एग्जामिनेशन। चलिए अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 30, हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए फिर से ध्यान देते हैं, एंड से दो जुड़ा हुआ है। देखिए एंड से पहले हैव है, एंड के बाद आर है, ठीक है। एंड से दो हेल्पिंग वर्ब हमारे जुड़े हुए हैं, तो हमें इसका स्ट्रक्चर चेक करना है सिंपली। आर के बाद, आर के साथ हम V4 का यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, तो यहाँ स्ट्रक्चर हमारा सही है। लेकिन हैव के साथ क्या यूज करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब बताइए यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें लाना पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में किसके बारे में बात हो रही है। तो क्वेश्चन में बात ये हो रहा है कि हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग, मतलब अभी भी कर रहे हैं, यानी पहले भी किया होगा। तो हैव डन मतलब उन्होंने कर भी दिया और अभी भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो एक्सलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए शानदार कार्य किया है और कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग, अभी भी कर रहे हैं। तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म डन यहां पे लाना पड़ेगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 30। चलिए अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 31, आफ्टर द टीचर हैड टोल्ड द बॉयज हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड, ऑल ऑफ देम इन वन वॉइस रिपीटेड द वर्ड अगेन। अब देखिए यहाँ पे दो चीज यूज हुआ, रिपीट और अगेन, दोनों सेम सेंस को दर्शा रहा है। ये जो सेंटेंस है ना ये आपका सुपरफ्लस हो जाएगा अगर हम दोनों का यूज करते हैं। रिपीट और अगेन अगर दोनों का यूज हम करेंगे तो ये सेंटेंस को क्या करेगा? सुपरफ्लस बना देगा। तो इसमें से किसी एक को हमें हटाना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए कई बार होता है ना कि मतलब सेंटेंस में बहुत छोटा छोटा एरर होता है। जैसे आपको अपने माइंड में वो रखना है कि या तो वर्ब में एरर होगा, या तो सेंटेंस के फॉर्मेशन में एरर होगा, स्ट्रक्चर में एरर होगा, ठीक है। या फिर कई बार है ना एक्स्ट्रा वर्ड का यूज कर दिया जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन नंबर 31 में रिपीट और अगेन दोनों का मतलब सेम है। तो कभी भी अगर ऐसे वर्ड आपको दो वर्ड दिखाई दे जिसका मतलब सेम हो, ठीक है ना, कि बार बार सेम वर्ड रिपीट कर रहा है या उसी के जैसा वर्ड, तो इससे सेंटेंस सुपरफ्लस हो जाता है। मतलब आवश्यक, सुपरफ्लस का मतलब क्या होता है? आवश्यकता से अधिक। तो सेंटेंस को हमें बैलेंस रखने के लिए मतलब एक्स्ट्रा वर्ड का यूज नहीं करना होता है, ठीक है। तो यहां से रिपीटेड और अगेन दोनों में से किसी एक को हमें यहां से हटाना पड़ेगा। किसको हटाएंगे? तो देखिए यहां पे वर्ब के रूप में रिपीटेड काम कर रहा है, इसको हटा नहीं सकते, तो अगेन को हटा देते हैं। रिपीटेड द वर्ड, यहां से ये सफिशियंट हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल, इजंट इट। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इजंट इट ये किसका फॉर्म है? तो आप देखिए मैंने अभी एक क्वेश्चन इस सेशन में भी आया था और वहां पे मैंने बताया था कि कभी भी आपको इट इज टाइम दिखाई दे, इट इज टाइम, देखिए इसी का तो आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म है, इजंट इट टाइम, इसी का तो इंट्रोगेटिव फॉर्म है। क्लियर है? इज को उठा के आगे ला दिया और निगेटिव बना दिया। तो इसका रूल क्या कह रहा था? याद करिए, अगर किसी सेंटेंस में इट इज टाइम का यूज होता है तो इसके साथ क्या यूज करते हैं? वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अब सीधा चेक करते हैं, इजंट इट टाइम यू सेल ऑफ नहीं सोल्ड ऑफ। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 32? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, ही काउट द बॉय। अब देखिए कैच क्या है ना? काउट। कभी भी ध्यान से सुनिएगा, कभी भी आपको कैच का
कोई भी रूप दिखाई दे तो ये अपने साथ क्या लेता है, हमेशा V4 लेता है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। कभी भी आपको ये सारे दिखाई दे, सी, हियर, स्मेल, फील, वॉच, नोटिस, फाइंड, ऑब्जर्व, लिसन, गेट, कैच, फोकस करिए इस पे। अगर कभी भी ये दिखाई दे तो इसके साथ हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। इसके बाद कभी भी ये सारे वर्ब आएंगे तो इसके साथ नाउन या प्रोनाउन आएगा, इसके साथ हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, यानी जरंड फॉर्म यूज होगा। क्लियर है? वापस चलते हैं। ही काउड द बॉय, इसके साथ हमारा या नाउन या प्रोनाउन, ठीक है ना, द बॉय यहाँ पे आ जाए, ऑब्जेक्ट आ गया, ही काउड द बॉय। तो स्टील नहीं, स्टील की जगह पे क्या यूज होना चाहिए था यहाँ पे, स्टीलिंग, स्टीलिंग द पार्सल। ही काउड द बॉय स्टीलिंग द पार्सल, उसने लड़के को पार्सल को चुराते हुए पकड़ लिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। चलिए इसको इरेज करें पहले। क्वेश्चन नंबर 34 एक बार पढ़िए और खुद से बताने का प्रयास करिए कहां पे एरर है। क्वेश्चन नंबर 34 में, क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है, आई डिक्लाइंड द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू गो बट बिकॉज आई हैव नो टाइम। मैंने इन्विटेशन को डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया, इसलिए नहीं कि मेरे पास मतलब मुझे मतलब मैं नहीं जाना चाहता था, इसलिए क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। सवाल बताइए इसमें एरर कहां पे, 34। अच्छा सवाल है। अब देखिए सीधा मैं अभी कुछ चीजें आपको बताया था कि कभी भी एरर जब पूछेगा ना तो कभी फॉर्मेशन पे पूछेगा, स्ट्रक्चर पे पूछेगा, कभी टेंस मेंटेन करना होगा। अब इस पे आप फोकस करें तो आई डिक्लाइंड, इससे आपका क्या पता चला, सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आई डिड नॉट वांट, इससे भी आपको पता चला सेंटेंस पास्ट में। बट बिकॉज आई हैव, अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो हैव का यहां पे क्या काम, हैव को हमें पास्ट में चेंज करना पड़ेगा, और हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है, हैड। क्लियर है? तो कई बार सेंटेंस है ना, मतलब आप बेसिक चीजें, जो आपका बेसिक रूल है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन के बाद रिपीट कर रहा हूं कि आपको स्ट्रक्चर चेक करना है, टेंस चेक करना है, कुछ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड का स्ट्रक्चर चेक करना है, ये सब चेक करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन तो बस इसी पे बेस्ड होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इट इज अ नोन फैक्ट दैट टाइम डज नॉट रिटर्न बैक। अभी मैंने एक सवाल कराया था, ठीक है, जिसमें यूज था रिपीट और अगेन। देखिए मैं वापस लेके चल रहा हूं क्वेश्चन में, यहां देखिए रिपीट और अगेन, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस को इसने क्या किया, रिपीट और अगेन ने मिलकर सेंटेंस का क्या किया, ये सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना दिया, ठीक है। ठीक उसी तरीके से रिटर्न और बैक, रिटर्न का मतलब ही वापस आना, बैक का मतलब ही वापस, तो ये दोनों मिलकर सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना दे रहे हैं। तो यहां से हम किसी एक को हटाएंगे, किसको हटाएंगे, बैक को हटा देते हैं। इट इज अ नोन फैक्ट दैट टाइम डज नॉट रिटर्न वंस इट इज लॉस्ट। अगर समय चला गया तो ये वापस नहीं आता है, ये सबको पता है, ये नोन फैक्ट है। क्लियर है? 35। चलिए अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 36। इवन आफ्टर 60 years of independence, lakhs of people do not have bed to sleep। सवाल क्या कह रहा है कि मतलब यहां तक कि 60 साल हो गए आजादी को, लेकिन फिर भी लाखों लोगों के पास बिस्तर नहीं है सोने के लिए, ठीक है। अब एक सेम क्वेश्चन ऐसा इस सेशन में आया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी नाउन के बाद, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे बेड, बेड का मतलब बिस्तर, ठीक है। बेड यहां पे क्या है साथियों, बेड यहां पे नाउन है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी नाउन के बाद इन्फिनिटिव फॉर्म आए, जैसे यहां पे नाउन के बाद इन्फिनिटिव फॉर्म है टू स्लीप, तो इसके साथ जो इन्फिनिटिव फॉर्म में जो वर्ब होता है, इसका सूटेबल प्रीपोजिशन यूज हमें करना होता है। अब आपको पता है कि स्लीप अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, स्लीप अपने साथ इन लेता है, ठीक है ना। तो चूंकि ये नाउन के बाद डायरेक्ट इन्फिनिटिव फॉर्म आया, तो इसके साथ हमें इसका सूटेबल प्रीपोजिशन यूज करना होगा। हमें क्या यूज करना पड़ेगा, स्लीप इन। यानी अगर सेंटेंस को फिर से पढ़े, इवन आफ्टर 60 years ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के 60 सालों के बाद, यहां तक कि लैक्स ऑफ पीपल डू नॉट हैव बेड टू स्लीप इन, सोने के लिए उनके पास बिस्तर तक नहीं है। कितने लोगों के पास, लाखों लोगों के पास। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। द डायनासोर्स कुड नॉट अडेप्ट। अब देखिए फिर से एक आपको दिखाई दिया वर्ड अडेप्ट। एक वर्ड आया था एवेल, एवेल अपने साथ क्या ले रहा था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले रहा था, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से अडेप्ट भी है। मैं वापस लेके चल रहा हूं आपको, आप ध्यान से देखिए यहां पे, देखिए नीचे में लिखा है अडेप्ट, इस पे फोकस करिएगा। अडेप्ट अपने साथ क्या लेता है साथियों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। अडेप्ट अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, तो इसलिए ये रिवीजन स्लाइड आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर आप इन सारे वर्ब, ये सारे वर्ब अगर आपको याद नहीं रहेंगे किसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और नहीं होता है, तो आप कैसे सवाल को कर पाएंगे। तो याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। वापस आते हैं क्वेश्चन पे।
अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरमेंट, इसके साथ अडेप्ट जैसे ही आया तो हमें माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए था कि इसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। अब देखिए यहां पे डायनासोर्स प्लूरल है तो इसके साथ अडेप्ट के साथ क्या यूज करेंगे, देमसेल्व्स, यहां पे यूज करना पड़ेगा देमसेल्व्स। द डायनासोर्स कुड नॉट अडेप्ट देमसेल्व्स टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। द स्टूडेंट्स वेयर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग द इमिनेंट साइंटिस्ट। अब देखिए ये आपको एक ग्रुप ऑफ वर्ड दिखाई दिया लुकिंग फॉरवर्ड टू। याद करिए इसी सेशन में एक आया था ग्रुप ऑफ वर्ड आया था विथ अ व्यू टू। जैसे ही वो वर्ड आया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था, जस्ट उसके बाद एक रिवीजन स्लाइड मैंने लगाया था और मैंने आप दिखाया था कि कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जो अपने साथ तुरंत V4 का यूज उसके साथ किया जाता है। तो वहां पे लुकिंग फॉरवर्ड टू भी था, मैंने बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वही लुकिंग फॉरवर्ड से रिलेटेड यहाँ पे सवाल आ गया। तो जैसे ही लुकिंग फॉरवर्ड टू किसी भी क्वेश्चन में आपको दिखाई देता है तो आपको ये पता होना चाहिए इसके साथ क्या होता है, इसके साथ V4 का यूज करते हैं, V1 + ing। मीट का यूज यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हम मीटिंग का यूज करेंगे, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग द इमिनेंट साइंटिस्ट। ठीक है, मैं वापस लेके चलता हूँ स्लाइड की ओर, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, देखिए कहाँ गया वो स्लाइड, एक मिनट। ये जितने भी स्लाइड एक्स्ट्रा स्लाइड मैंने बनाया ना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे है आपका लुक फॉरवर्ड टू। ये रिवीजन स्लाइड बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए याद होना। ये सारे जितने भी स्लाइड मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड बनाया आपके लिए, सारे स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके आपको याद करना ही करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में द लेडी मेड द लिटिल बॉय टू वॉश ऑल द क्लोथ्स। अब देखिए एक प्लेन इन्फिनिटिव का मैंने लगाया था स्लाइड, वहां पे मैंने बताया था कुछ ऐसे वर्ब थे जो अपने साथ प्लेन इन्फिनिटिव लेते हैं। कौन कौन से वर्ब थे, तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। लेट, बीड, नोटिस, वॉच, ऑब्जर्व, हियर, लिसन, फील, सी, मेक और हेल्प। तो वहां पे लास्ट टाइम मिक आया था, तो मिक का ही यहां देखिए मिक का ही पास्ट फॉर्म यहां पे मेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे सीधा में क्या करना है ना, स्ट्रक्चर चेक करना है। मैंने क्या बताया, ये सारे वर्ब अपने साथ क्या लेते हैं साथियों, प्लेन इन्फिनिटिव लेते हैं, मतलब बिना टू वाला V1। तो मेड के साथ अगर आप फोकस करें तो यहाँ पे टू वॉश क्यों लिखा हुआ है, टू को हमें यहां से रिमूव करना पड़ेगा। द लेडी मेड द लिटिल बॉय वॉश ऑल द क्लोथ्स। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 जो इस सेशन का अंतिम सवाल है, और अंत भला तो सब भला। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को एकदम एनर्जी के साथ करते हैं। वी मस्ट गेट दिस लेटर सेंड एज सून एज पॉसिबल। बहुत अच्छा सवाल है, इजी सवाल है साथियों। मैंने अभी बताया, इस सेशन में बताया कि कभी भी आपको हैव दिखाई दे और गेट दिखाई दे, ये सब क्या होते हैं, हैव और गेट, ये हैं क्या? आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा। ये जितने भी हैं, कभी भी आपको हैव दिखाई देता है, कभी भी आपको गेट दिखाई देता है, या फिर चलिए एक और जानिए, कभी भी आपको मेक दिखाई दे। ठीक है ना, ये तीनों पॉजिटिव वर्ब है। जब इसका थ्योरी पार्ट जब आप पढ़ेंगे, या ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, ये तीनों पॉजिटिव वर्ब है। तो अगर कभी भी मेक होता है ना, और कभी भी मेन एक्शन को दर्शाते हैं, तो मेक अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। क्लियर? लेकिन हैव और गेट अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं। ये जो तीनों पॉजिटिव वर्ब हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हैव, गेट और मेक। ठीक है, मेक अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, लेकिन हैव और गेट अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ था, वी मस्ट गेट द लेटर। गेट जैसे ही आया तो हमें सीधा वर्ब पे जंप करना है। वर्ब है यहां पे सेंड। अब खुद से आप बताइए, क्या सेंड वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या? नहीं है। तो सेंड का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेंट। तो सेंड को यहां से क्रॉस करेंगे, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, सेंट। सेंट एज सून एज पॉसिबल। तो साथियों जितने भी क्वेश्चन आपके वर्ब एडवांस के इस बुक में दिए गए थे, मैंने कोशिश किया कि उन सारे क्वेश्चन के साथ साथ, क्वेश्चन तो मैंने कराए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, साथ ही साथ जो एडिशनल पॉइंट बन सकते थे उन सारे एडिशनल पॉइंट को भी, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को भी मैंने इस सेशन में कराया है। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं फिर अगले सेशन में इसी जोश, इसी उत्साह के साथ, इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय हिंद।